FM 107.8 रेडियो जयघोष पर मैं कल्चर दीदी कुसुम वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं लेकर के आती हूँ एपिसोड संस्कृति और संस्कार कल्चर दीदी के साथ। तो आज आप हैं कल्चर दीदी के साथ और मैं कर रही हूँ 16 संस्कारों पर बात। इसके पहले जन्म से पूर्व 3 संस्कार, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार पर हम बात कर चुके हैं। आज का हमारा एपिसोड केंद्रित है जात कर्म संस्कार पर, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है। तो हमारे देश की संस्कृति संस्कारों पर ही आधारित है। हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को पवित्र और मर्यादित बनाने के लिए संस्कारों का आविष्कार किया। धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी संस्कारों का हमारे जीवन में बड़ा ही विशेष महत्व है। भारतीय संस्कृति की महानता में इन संस्कारों का बड़ा योगदान है। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो ये संस्कार ही हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति को मजबूती प्रदान करते हैं। इस पर आज हमारे स्टूडियो में हमारे आमंत्रित विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर नीतू सिंह जी। मैं आपका अपने स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। और आप प्रोफेसर, विषय आपका एंथ्रोपोलॉजी, जी। विद्यांत हिंदू पीजी कॉलेज से आप हैं और आज के इस विषय पर चर्चा करेंगे हम। और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक और मेहमान आमंत्रित हैं, डॉक्टर गरिमा चौधरी, सिग्मा हॉस्पिटल मोहनलालगंज लखनऊ से। डॉक्टर साहब, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज की जो हमारी बात है, हमारी जो बातचीत केंद्रित है जात कर्म संस्कार पर। वो संस्कार जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म से तुरंत पहले से लेकर के बच्चे के जन्म के बाद तक, कहा जाए कि जिसको हम सौरी पीरियड कहते हैं, जो सौर का पीरियड है, वहाँ तक की बात इसमें आती है जात कर्म संस्कार में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कब से गर्भवती महिला को अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, उसको लगे कि अब हमारी तैयारी हो जानी चाहिए, मतलब अस्पताल की प्रसव पीड़ा। अगर हम लोग इसकी बात करें तो अगर जैसे कि समय आता है, हर इंसान को, हर महिला को पता होता है कि 9वां महीना कब कंप्लीट हो रहा है, और ज़्यादातर जो डिलीवरीज होती हैं वो 9वें महीने के कंप्लीट होने पे होती हैं। तो उनको दर्द हो या किसी तरीके का कोई रिसाव हो या बच्चे का मूवमेंट कम लगे, ज़्यादा लगे, इस तरह का कुछ भी हो, तो उनको तुरंत अपने घर वालों को, अपने पति को, अपनी सास को, किसी को भी बता के तुरंत ही अस्पताल की तरफ जाना चाहिए और अपनी पूरी तैयारी के साथ अपनी जो भी उनकी जांचें हैं, जो भी रिपोर्टें हैं, वो सब कुछ लेके जाना चाहिए। ले जाना चाहिए। मतलब इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए, जैसे जो वाटर डिस्चार्ज होता है, तुरंत जाना चाहिए अस्पताल। हाँ, मतलब इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मतलब कोई भी सिम्टम शुरू हो तो उसको इमरजेंसी बनाने से अच्छा है कि पहले ही आप अपने डॉक्टर के पास पहुंच जाएं, एक ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां पर सुरक्षित प्रसव हो सके। बिल्कुल जी। तो ये तो फिर उस स्थितियों पर या स्वास्थ्य पर निर्भर करता है कि बच्चा नॉर्मल होगा या सिजेरियन होगा। देखने के बाद होता है। कोशिश भगवान ने तो सबको नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही बनाया है, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें जो मेडिकल कंडीशंस पे डिपेंड होती हैं, तभी डिसाइड होता है कि बच्चा नॉर्मल होगा या सिजेरियन होगा। और अस्पताल में फिर क्या, किन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए? विशेष रूप से तो परिवार को, जो प्रसूता है उसके पति को, उसकी सास है या माँ है, घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको जी देखिए, ध्यान रखना प्रसव चाहिए। पीड़ा या प्रसव के पूरे प्रोसेस को हमेशा एक स्त्री के लिए नया जन्म कहा गया है कि वो एक नए जन्म को जन्म दे रही है और वो उसके लिए भी एक नया जन्म है। तो इसमें सभी को ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी जो मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में कि खून की कमी बहुत ज़्यादा देखी गई है, क्योंकि लोग खान पान का, आयरन, फॉलिक एसिड लेने का, इसका ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये चीज़ पूरे एक दिन की नहीं है, ये पूरे 9 महीने में उसका गर्भवती का पोषण कैसा है, वो आयरन, फॉलिक एसिड ले रही है कि नहीं ले रही है, उसकी रेगुलर खून की जांचें हो रही हैं कि नहीं हो रही है, इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि उस टाइम पे प्रसूता का खून का लेवल कितना है, उसका बीपी कितना है, ये सब मेजर चीज़ें हैं जो कि सही होनी चाहिए एक नॉर्मल प्रसव होने के लिए।
तो अब मैं इसके बारे में जानकारी लेना चाहूँगी प्रोफेसर साहब से। तो आप क्या कहना चाहेंगे मैम, संस्कारों जैसे जात संस्कार जो है ये क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, हमारे जो हिंदू सोशल सिस्टम है इसमें 16 संस्कारों की बात कही गई है। इन 16 संस्कारों में जो 3 संस्कार हैं वो प्रीनेटल संस्कार हैं, जन्म से पूर्व के संस्कार हैं, और शेष संस्कार पोस्ट नेटल संस्कार हैं। तो प्रीनेटल पे हम लोग बात कर चुके हैं कि ये माँ के गर्भ में जब शिशु रहता है तब ये प्रीनेटल संस्कार होते हैं, गर्भाधान संस्कार, फिर तीसरे चौथे महीने में पुंसवन संस्कार, और उसके बाद 5वें से 7वें महीने के बीच में सीमंतोन्नयन संस्कार। और उसके बाद बच्चा जो जन्म लेता है वो जातकर्म संस्कार के नाम से जाना जाता है। ये जो जातकर्म संस्कार जिस दिन शिशु का जन्म होता है, हालांकि 9 महीने पूर्व ही वो माँ के गर्भ में आ चुका होता है, लेकिन इस संसार में उसका जन्म 9वें महीने को पूर्ण करने के बाद होता है। तो इस संस्कार को उसको जन्मदिन कहते हैं, और ये संस्कार जातकर्म संस्कार किया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जैसे आप बता रहे हैं कि घर की बुजुर्ग महिलाओं का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, पति का, जो बच्चे का पिता है, उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो जब बच्चा शिशु जन्म लेता है तो डॉक्टर साहब इसको अच्छा बता पाएंगी, क्लीनिंग करी जाती है। तो उसमें क्लीनिंग के लिए वो गाय का देसी घी और रॉक सॉल्ट यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनली यूज़ करते थे। आजकल तो बहुत सारे, आजकल तो खैर मेडिकल एडवांसमेंट इतना ज़्यादा हो गया है, अच्छी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं, तो उससे क्लीनिंग करते थे। पर इनिशियली जब मेडिकल एडवांसमेंट इतना नहीं था, या रूरल एरिया में आज भी करते हैं, तो घी से और रॉक सॉल्ट मिला करके नेज़ल क्लीनिंग करते थे। तो वो क्लीनिंग करते हैं। दूसरा इस संस्कार में ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जो समर्थ लोग हैं वो सोने की निडल बनवाते हैं, बहुत पतली सी। जो कम समर्थ हैं चांदी का अरेंज कर लेते हैं, और उसको गाय के घी और शहद में डिप करके बच्चे की टंग को क्लीन करके उस पे ओम लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो प्राइमेट ऑर्डर है, डॉक्टर साहब भी बताएंगे, जो प्राइमेट ऑर्डर है उस ऑर्डर में जो सबसे उच्च प्राणी है वो है मानव। तो उसका ये संदेश इसमें छुपा होता है कि आपके जीवन का उद्देश्य स्पिरिचुअल ज़्यादा है। भौतिकवादिता जीवन में तो होती ही है, आपने शरीर के रूप में जन्म लिया है, लेकिन आपके जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक होना चाहिए। तभी आप सभी उच्चस्तनीय प्राणियों में सर्वोच्च बनाकर ईश्वर ने आपको पैदा किया है। तो आपके जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख होना चाहिए। इसका ये संदेश इसमें ये छिपा होता है, और ये रिचुअल पिता ही करता है, ओम लिखना। और क्योंकि ओम के माध्यम से ये कहा जाता है कि आप जो ये शिशु का जन्म हुआ है वो नॉलेज और इंटेलेक्ट से भरपूर होगा, विजडम से भरपूर होगा, और उसका जीवन आगे अच्छा होगा। सब संस्कारों का अल्टीमेटली यही एक संदेश छुपा होता है कि आने वाला जीवन बहुत ही सहज हो, सुगम हो और अच्छा हो। बिल्कुल, ये तो है ही है। कहते हैं कि जाते जात क्रिया भवेत, यानी कि बच्चे के जन्म के समय जो भी कार्य संपन्न किए जाते हैं वो सभी कुछ जाति कर्म में आते हैं। और देखिए जन्मदिन है ये, और आज भी अब तो बहुत भव्य तरीके से लोग अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं। बहुत सारे लोग हर तरह से, कुछ लोग अपने घर में मनाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, बहुत भव्य आयोजन करते हैं, बहुत सारे लोग गरीबों को दान भी देते हैं। तो जन्मदिन का विशेष महत्व तो है ही। तो उसके बाद जैसे बच्चे का जन्म होता है, वो चाहे घर में हो, अभी भी जो रूरल एरिया है, जो गरीब जो इन चीज़ों की पहुंच से बाहर हैं, वहाँ तो अभी भी ये सारी चीज़ें की जाती हैं जो आपने डॉक्टर साहब बताया। तो ये तो वहाँ किए जाते हैं। अस्पताल की बात अलग है, जब हम एक डॉक्टर की निगरानी में होते हैं। तो उस जन्म के बाद जो 5 दिन 7 दिन अस्पताल में रहते हैं जच्चा और बच्चा, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या महत्वपूर्ण है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए परिवार वालों को भी और प्रसूता को स्वयं भी अपने लिए? हम शुरू से लेकर चलते हैं कि जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, सबसे पहले तो बच्चे की नाल काटी जाती है। वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, क्योंकि उसमें हम लोगों को संक्रमण का ध्यान रखना है कि हर चीज़, ब्लेड है, आपकी जो जगह है, हर चीज़ साफ़ हो, जिससे कि माँ और बच्चे को कोई संक्रमण ना हो। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप इसलिए है क्योंकि यही जन्म है। मतलब अभी तक तो बच्चा माँ के गर्भ में था, वो अपनी एक एक श्वास के लिए, हर एक चीज़ के लिए माँ पे डिपेंडेंट था। लेकिन जैसे ही हमने बच्चे की नाल काटी, वो एक अलग इंडिविजुअल हो गया, वो बाहरी वातावरण के कंटेक्स्ट में आया, और अब वो अपनी पहली सांस खुद
दूध लेगा। तो सबसे पहले हम लोग नाल काटते हैं, उसमें इन्फेक्शन का ध्यान रखते हैं। दूसरा, सबसे पहले हम बच्चे को एक वार्म टॉवल में लेते हैं, जो अस्पतालों में करते हैं, जिससे बच्चे को टेम्परेचर हाइपोथर्मिया ना हो, मतलब उसका टेम्परेचर एकदम से फॉल ना करे, क्योंकि अभी तक तो वो माँ के गर्भ में माँ के बॉडी टेम्परेचर में था, लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर निकला वो हाइपोथर्मिया में जा सकता है। तो हमें टेम्परेचर का ध्यान रखना है। ये सब काम मतलब 30 सेकेंड में होता है, इसलिए बहुत फास्ट है, क्या पहले क्या बाद में नहीं। वार्म टॉवल में बच्चे को लिया, नाल काटा, तुरंत हम लोग बच्चे का सक्शन करते हैं। जो आपने कहा नाक और मुंह साफ करना, वो किस लिए करें, क्योंकि बच्चे की सांस मतलब ये पूरा नेजल पैसेज उसका क्लियर हो जाए। तो हम लोगों के पास पहले आपने बताया रॉक सॉल्टेड घी और साफ कपड़े से करते थे, अब सक्शन कैथेटर होता है। हम लोग सबसे पहले मुंह साफ करते हैं, फिर नाक साफ करते हैं। मुंह पहले साफ इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो म्यूकस होता है, जो उसका कफ एक तरीके से कह सकते हैं, वो अगर हम नाक पहले साफ करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा होता है, वो फेफड़ों में जा सकता है। तो सबसे पहले बच्चे का मुंह साफ करते हैं, फिर नाक साफ करते हैं, फिर बच्चे को हम लोग क्लीनिंग के लिए ले जाते हैं। पहले आपने बताया घी और रॉक सॉल्ट से करते थे, अब WHO ने कहा है कि पहले नहलाते भी थे, अब क्योंकि बच्चे का टेम्परेचर फॉल ना करे, अब हम सिर्फ उसको साफ कर देते हैं। जो वर्निक्स, जो सफ़ेद पदार्थ लगा होता है, उसको बस हम पोंछ देते हैं और बच्चे को रैप करके माँ को दे देते हैं, जिससे बच्चे का टेम्परेचर ना फॉल करे। मैं बताऊंगी, आप कह रहे हैं कि बच्चे की क्लीनिंग करते हैं जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। जो पहले जब मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं था, बच्चे तो तब भी होते थे, तो पहले वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या करते थे, क्लीनिंग तो करते ही थे, नेजल पैसेज की क्लीनिंग, कंडे तो जला देते थे और घी में डिप करके कॉटन का साफ कपड़ा बच्चे के फॉन्टेनल पे रख देते थे, सो दैट कि वो बाहरी जो टेम्परेचर है, बाहरी जो एनवायरनमेंट है, उसके कांटेक्ट में आने से पहले उसको वो जो बॉम्ब का टेम्परेचर उसको मेंटेन करा जा सके। ये ट्रेडिशनल मेथड था। मॉडर्न साइंस तो अब इतना डेवलप हो गई है और सरकार भी इतना अच्छा काम कर रही है कि अब तो घर घर गांव भी मेडिकल फैसिलिटी पहुंचाने की कोशिश कर रही है, पर ट्रेडिशनल मेथड ये था। मतलब पुराने लोगों को भी ये पता था कि टेम्परेचर का कुछ अंतर होता होगा और उसको मेंटेन करने के लिए ये उपाय किए जाते थे। हाँ, मुझे लगता है कि बहुत घर वालों को भी बहुत ध्यान रखना चाहिए प्रसूता का। गर्भवती स्त्री जब होती है और फिर जब वो माँ बन जाती है, प्रसूता हो जाती है, तो बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो एक लड़की होती है और उसके बाद उसका एक नया जन्म होता है, उसके बाद ही तो माँ का जन्म होता है। बच्चे का तो जन्म होता है, या माँ का भी जन्म होता है, 2 जन्म होते हैं उस दिन। तो वो अपनी माँ को, अपनी बहनों को भी याद करती है। मैं अपने हर एपिसोड में डॉक्टर साहब 2 लोकगीत ज़रूर सुनाती हूँ अपने विषय से जुड़े हुए, और आज भी मैं सुनाऊंगी ज़रूर सोहर, तो जिसमें वो कहती है कि आपन अम्मा जो होती वेदन हर लेती, और सैया जी के अम्मा निर्मोहिया अरे हुरिल हुरिल करे। मतलब अपनी वो मन की बात कहती है कि हमारी सास को क्या, हमको लगता है कि हमारा पोता मिल जाए हमको, बस मेरे दर्द से उनको बहुत लेना देना नहीं, लेकिन मेरी माँ होती तो सोचती कि मेरी बेटी को कितना तकलीफ है, इसकी तकलीफ दूर हो जाए। तो ऐसी बातें हमारे इन संस्कार जुड़ी हुई है, जिसको मैं ज़रूर सुनाऊंगी। तो आइए हम लोग और जानते हैं प्रोफेसर नीतू सिंह जी से कि और इसमें क्या आगे जो क्रियाएं की जाती है, जैसे 1.25 महीने का जो सौर पीरियड होता है, जो जिसमें बाहर वालों को अंदर एक, पुराने गांव में तो ऐसा सुनते थे कि कोने की कोठरी दे दी जाती थी, कमरा, कि उसमें वो रहते थे और वहाँ पर कंडे जलाए जाते थे और बाहर के लोग अंदर नहीं जाते थे, उनको भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती थी। तो ये क्या पूरा प्रोसेस है, इसका वैज्ञानिक कारण भी क्या है, क्यों ऐसा होता था? क्लियर कर दिया। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि संक्रमण से माँ और बच्चे को बचाया जाए। बाहर के लोग कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उनका संक्रमण भीतर पहुँच रहा है और बच्चा बड़ी नाजुक स्टेज में है, माँ भी नाजुक स्टेज में है, इम्यूनिटी भी उस समय लो रहती है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न तो ये होता था कि उसको संक्रमण से बचाया जाए और अच्छा माहौल वहाँ पे दिया। जैसे कंडे जला देते हैं, कंडे जलाने का भी यही रहता है कि वो जो बैक्टीरिया वायरसेस हैं इन कंडों की आग से वो समाप्त हो जाए, वातावरण शुद्ध रहे। उसमें लोबान भी जला देते थे, एंटीबैक्टीरियल होता है वो। तो उसका एक ये रीज़न होता था। और वहाँ का प्रतिदिन वहाँ पे एक अगियार, गांव में अभी भी कहते हैं अगियार करने का मतलब हवन करते थे, थोड़ा सा हवन सामग्री लेकर के, और हवन का उद्देश्य ही होता है कि आसपास के एनवायरनमेंट के वातावरण को शुद्ध करना। तो संक्रमण से बचाव के लिए ही ये होती थी ये सारी पद्धतियाँ। और दूसरा जो संस्कार में ये चीज़ें सम्मिलित थी, मुझे मैंने क्लीनिंग वगैरह बताया, ओम बच्चे की
टंग को साफ करके उसमें लिखते थे। उसका एक संदेश यही छुपा रहता था कि आप विद्वान होइए, नॉलेज इंटेलेक्ट आपके साथ चले। और एक ये भी होता था कि जब बच्चा जन्म लेता था तो सौर में आने के बाद उसका पिता, जैसा चरक और सुश्रुत ने जो बताया है, अपने ग्रंथों में डिस्कस किया है, एक छोटा ड्रम धीरे धीरे ध्वनि करता था बच्चों के दोनों कानों पे। अच्छा। हाँ, बच्चा उस पर रिएक्ट भी करता है। और फिर एक बार दाहिने और बाएं कान पे वो कहता वेदो असी। अच्छा। वेदो असी, कि वेदों का जो ज्ञान है उस ज्ञान से तुम परिपूर्ण हो। अपने बच्चे को ये संदेश देता था कि प्रारंभ से ही उसको इस तरह का प्रशिक्षण में ले लिया जाता था कि आप किस पाथ की ओर चल रहे हैं, आपका भविष्य की दिशा क्या होगी, दशा क्या होगी। तो इस तरह से पिता उसके कान में वेदो असी कहता है, तो उसको ये संदेश देने की कोशिश करता है कि आप ज्ञान से, और ऐसे ज्ञान से जो वेदों में है, उस ज्ञान से आप पूर्ण होइए। तो वेदो असी कहता था। और उसके बाद फिर बच्चे को, फिर तो वो सौर में जब भी रहता है तो पिता जाता था, दुलारता था, प्यार करता था, और प्रतिदिन वहाँ अगियार होता ही था जी। बुजुर्ग महिलाएं भी आशीर्वादित करती थी, सोहर होते थे। और पिता भी कहता है कि अंगात अंगात संभवसी हृदयात अधिजाय से, मतलब ये जो मेरा बच्चा है, अपने दुलार से कहता है, ये जो मेरा बच्चा है वो हम इसेंस है हमारा, और मेरे हृदय का एक टुकड़ा है। बिल्कुल। हाँ, तो वो जो कहते हैं ना, एक अटैचमेंट, फीलिंग ऑफ अटैचमेंट, एक बॉन्डिंग यहीं से डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो ये सब जात कर्म में सब संस्कार किए जाते थे। और बाद में फिर हवन होता था, बुजुर्ग घर के जो सदस्य होते थे उसको वो आशीर्वाद देते थे, मंत्रोच्चारण होता था। और जात कर्म संस्कार इस तरह से सौर के में जब महिला रहती है उसी समय में ये सारी प्रक्रियाएं जो मैंने डिस्कस की वो की जाती थी। जैसे अभिमन्यु का प्रकरण ले हम, तो बच्चा जो होता है वो सब कुछ सुनता भी है और समझता भी है। तो मुझे लगता है कि पूरे परिवार को जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका स्वागत करना चाहिए कि अपने घर में, हमारे पूरे परिवार में तुम्हारा स्वागत है। भले वो ना बोल पाए, लेकिन जो आत्मा होती है वो तो सारी चीज़ें समझती है। जब हम बच्चे का खुशी से स्वागत करते हैं तो वो उसी तरह से अपने जीवन को शुरू करता होगा उस परिवार में। मुझे ऐसा लगता है कि ये मनोवैज्ञानिक एक तथ्य है कि ये करना चाहिए, ये होना चाहिए। तो और बच्चे के लिए क्या और विशेष ध्यान रखना चाहिए माँ को? उसके बाद जैसे जन्म के पहले तो माँ को आयरन है, कैल्शियम है, फॉलिक एसिड है, इन चीज़ों को खाना होता है, पूरा ध्यान रखना होता है अपने स्वास्थ्य का। लेकिन इसके बाद तो वो माँ बन जाती है एक लड़की से, और फिर उसको बच्चे को फीड भी कराना होता है। तो उसको अपने आहार विहार इन सब का क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए? जी, ये बहुत अच्छा आपने विषय उठाया है, क्योंकि स्तनपान एक ऐसी चीज़ है जिस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि उसको लेके बहुत सारे मिथक जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग पहले जो जन्म के बाद का जो पहला दूध होता था उसको डिस्कार्ड कर देते थे, उसको हटा देते थे कि, लेकिन मेडिकली ये प्रूफ हुआ है कि उस पर बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो बच्चों को आगे बीमारियों से बचाते हैं, तो वो ज़रूर पिलाना चाहिए। और नॉर्मल डिलीवरी है तो एज सून, मतलब कि जितना जल्दी हो सके उतना, और सिजेरियन हुआ है तो जब माँ फिट हो जाए, होश में आ जाए, उसके बाद बच्चे को जितना जल्दी हो सके माँ का पहला दूध जो होता है वो ज़रूर पिलाना चाहिए। बाकी स्तनपान की जहाँ तक बात रही तो उसके लिए माँ का न्यूट्रिशन, उसका पहले तो आयरन, कैल्शियम ये सब खिलाना ही है, लेकिन बाद में माँ की डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हम लोगों के यहाँ जैसे हरीरा वगैरह खिलाने की प्रथा होती थी, उस सब के पीछे का कंटेक्स्ट यही है कि उसमें भी देखिए गुड़ होता था, सौंठ होती थी और शतावर होता था, यही सब हरीरा में होता था। तो ये सारी चीज़ें लैक्टेशन को, मतलब दूध को बढ़ाती हैं, और साथ में माँ की जो भी कमियां आई हैं पूरे शरीर में ड्यूरिंग द डिलीवरी, उसको, उन कमियों को, मतलब माँ को दोबारा उसी स्ट्रेंथ के साथ फिर से खड़ा करने की वो रखती थी। तो सौर के पीरियड में माँ का कहते हैं कि माँ को दुगना खाना खाना चाहिए, मतलब एक अपने लिए, एक अपने बच्चे के लिए, क्योंकि तभी जब माँ अच्छा खाना खाएगी तभी उसके अंदर उतनी एनर्जी होगी कि वो दूध उतना प्रोड्यूस कर पाएगी जिससे बच्चे का पेट भरे। तो ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और स्तनपान को बहुत अच्छे से प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि बच्चे का बौद्धिक विकास भी साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि माँ के दूध पीने वाला बच्चा बौद्धिक लेवल पे ज़्यादा अच्छा होता है। तो डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? मैं ये कहती हूँ कि मतलब जन्म के समय तो जो डॉक्टर साहब तो बेटर बताएंगी, और बाकी जो हिंदू सोशल सिस्टम में है, संस्कारों में है, किस तरह से पूजा पाठ, ही जो वेदों में, ऋचाओं में
श्लोक लोग कहे गए हैं, उनका उच्चारण किया जाता है, आहुतियाँ दी जाती हैं, हवन और यज्ञ किए जाते हैं, उनका अपना महत्व है। और कहीं ना कहीं उसका साइंटिफिक रीज़न भी है कि ओम वेदोअसि अंगात अंगात हृदयसि, वो कहते हैं संभवसि और हृदयसि अधिजाय से कहते हैं पिताजी। तो सही बात है, माँ बाप के हृदय का टुकड़ा तो वो होता ही है बच्चा, इनका अपना महत्व है। दूसरी मैं ये बात कहूँगी, जैसे हमारे हिंदू सोलर सिस्टम में 16 संस्कार हैं, 3 प्रीनेटल हैं, बाकी पोस्टनेटल है। सभी संस्कृतियों में संस्कार है। संस्कार का क्या मतलब होता है कि ये एक जीवन के एक चेंज को इंगित करता है। बिल्कुल, जन्म हुआ, बिल्कुल, विवाह हुआ, मृत्यु हुई, क्या है जीवन के आप एक दूसरे फेज में आ जाते हैं, आपका स्टेटस और रोल सब परिवर्तित हो बदल जाता है। तो इसको राइट दी पैसेज भी हम लोग एंथ्रोपोलॉजी में डिस्कस करते हैं कि आपके जीवन का स्टेटस जो है इस के द्वारा परिवर्तित हो गया, विवाह के द्वारा। आप एक विवाहित स्त्री हो गए, कन्या से वो प्रेगनेंसी के बाद आप माँ हो गए, पत्नी से माँ बन गई। हाँ, तो मृत्यु के बाद जीवन से ही अलग हो गए। तो राइट, 3 तरह के राइट भी डिस्कस किए जाते हैं जो मोटा मोटी सभी जगह पे होते हैं। एक राइट ऑफ सेपरेशन, जैसे मृत्यु हो गई, राइट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, जैसे राइट ऑफ मैरिज, मैरिज के बाद आप एक नई फैमिली में, नए एनवायरनमेंट में आ जाते हो, स्टेटस बदल जाता है, रोल बदल जाता है, ठीक है। एक राइट ऑफ इनिशिएशन हो गया, जैसे जन्म हो गया। तो ये जो 3 राइट होते हैं, राइट दी पैसेज या जिनको संस्कार कहते हैं, वो सभी संस्कृतियों में पाए जाते हैं। लेकिन हमारा जो हिंदू सोशल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा समृद्ध है। हम यहाँ 3 तरह के संस्कारों की ही बात नहीं करते हैं कि स्टेटस और रोल को चेंज कर देता है, 16 संस्कारों की बात करते हैं। हम वो भी देखते हैं कि कब बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, फिजिकल ग्रोथ हो रही है, कब मेंटल ग्रोथ हो रही है, और उस मेंटल और फिजिकल ग्रोथ को और अच्छा करने के लिए और इग्नाइट करने के लिए क्या क्या रिचुअल किए जाने चाहिए। क्योंकि वही मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि हर चीज माइंड से रिलेटेड है। बिल्कुल है, ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मय मनः शिव शुभ शिव संकल्प मस्तु। माइंड इज द सोल एंड लाइटर ऑफ एवरीथिंग। और जब माँ जो कि गर्भवती है उसका वो प्रसन्न रहेगी, उसके माँ मस्तिष्क में, मन में पॉजिटिव विचार आएगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, तो निश्चित रूप से वो गर्भ पे को भी प्रभावित करेगा। तो ये जो अनुष्ठान होते हैं, रिचुअल होते हैं, पूजा होती है, आशीर्वचन होते हैं, वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। और पॉजिटिव एनवायरनमेंट तो माँ भी प्रसन्न होती है, खुश होती है, उल्लसित होती है, और उसी तरह से जो शिशु होता है गर्भस्थ, वो भी उल्लास में रहता है और एक बहुत ही स्वस्थ व्यक्तित्व का जन्म होता है। तो आप देखिए कि हम लोग बहुत भौतिक न होकर कितने आध्यात्मिक हिंदू सोशल सिस्टम बात करता है कि हम मानसिक अवस्था की भी बात कर लेते हैं जन्म से पहले ही हम उसके मानसिक स्वास्थ्य की, मानसिक विकास की बात तब से करने लगते हैं जब से बच्चा गर्भ में है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और उसके आगे तो डॉक्टर साहब आप ट्रीट कर ही रहे हो कि किस तरह से क्लीनिंग होनी है, क्या होनी है, क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या नेगेटिव चीज़ें हैं। और मेडिकल एडवांसमेंट, रोज रिसर्चेज हो रही हैं, तो वो चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं और डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज़ भी कर रहे हैं। उससे जीवन में परिवर्तन भी बहुत आए हैं। तो हर चीज़ का अपना महत्व है। जी हाँ, आध्यात्मिक पक्ष का अपना महत्व है, भौतिक पक्ष का अपना महत्व है। हाँ, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, संस्कार का अपना महत्व है, और मेडिकल फैसिलिटीज का अपना महत्व है। तो हर चीज तो जो ये वो संतुलन में चलेगा। बिल्कुल, जो ये जात कर्म संस्कार जो बनाया गया बड़ा ही वैज्ञानिक है। जी बिल्कुल, मुझे मुझे लगता है इसके द्वारा बच्चे को एक आध्यात्मिक माहौल में बिल्कुल लाया जाता है जहाँ से वो अपना जीवन शुरू करता है और आगे चल करके स्वस्थ, सुखी, बलशाली, है ना। हाँ, इसकी ही तो प्रेरणा इन संस्कारों में दी जा रही है, बनता है। ओम वेदो असि, और एक नेचुरल बॉन्डिंग। बिल्कुल, वो कहता है ना कि मैंने इसके पहले भी जो रिपीट किया श्लोक की पिता अपने बच्चे को दुलारते हुए कहता है कि तुम हमारे हृदय के टुकड़े हो, हाँ, मेरे सेंस से तुम्हारा जन्म हुआ है, और एक बॉन्डिंग क्रिएट कर देता है वहीं से। तो डॉक्टर साहब, आज के समय में चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं, आज रेडियो जय घोष के स्टूडियो में ये विषय उठा रहे हैं, संस्कारों की बात कर रहे हैं। हम आजकल के समय में संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण है या जिसमें बहुत सजावट है, एक तरह से बनावट है, अट्रैक्शन है, उन चीज़ों को ही अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे विवाह संस्कार में आप देखिए, हाँ, कितने आडंबर हो रहे हैं, कहीं जमाल कैसे हो रहा है तो कहीं कैसे हो रहा है। जो चीज़ें इस तरह की हैं बस वही बची हैं। लेकिन हम अपनी अगर
पिछले उनको देखें, अपनी पीढ़ियों को देखें, जब ये संस्कार किए जाते थे तो किस तरह के हमारे जो बाबा, परबाबा, दादा होते थे, सब 100-100 साल जीते थे और स्वस्थ होते थे, किसी के ऊपर पराधीन नहीं होते थे, किसी तरह का रोग नहीं होता था। लेकिन आज जब हम अपने संस्कारों से अलग होते जा रहे हैं तो आप देखिए छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ है और चश्मे लगे हैं। आप बहुत छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लगे हैं, डायबिटीज़ हो गया है, बीपी हाई है, एंजाइटी हो रही है, बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं। तो इस एपिसोड को करने का मेरा यही मकसद है विशेष रूप से, और आप लोगों ने इतनी महत्वपूर्ण बातों को आज यहाँ पर रखा, तो हम सब मिलकर के ये कहना चाहते हैं अपने आज के समाज से, बहुत सामयिक है ये। और जो तब होता था तब भी हम सब थे, तब भी हम जन्म लेते थे, पढ़ते थे, परिवार होता था, माता पिता, जीवन, शादी, ब्याह, बच्चे सब होते थे। आज भी वही सब होता है। तो क्यों हम अपने इन चीज़ों से दूर रहें और सारी गलत चीज़ों को हम क्यों सीखें जिसका हमें खामियाजा भी भोगना पड़ रहा है। तो हम सब मिलकर के यही आह्वान करते हैं कि इस पे ध्यान दिया जाए और संस्कारों को परिवार में फिर से शामिल किया जाए। मेरा निवेदन उन बेटियों से, उन बहुओं से है जिनको अब बच्चे होने वाले हैं, वो इन चीज़ों को करें, छोटी छोटी चीज़ें करने। आखिर बारात आती है तो बारात का स्वागत होता है, द्वार पूजा होती है, 1 घंटे बैठ करके द्वार पर, ये सारी चीज़ करते हैं आप। और अपनी अगली पीढ़ी जो जिस पर आपका बुढ़ापा भी शामिल होता है, जिसके साथ में डिपेंड भी होता है, और उसको अगर हम दुनिया में ला रहे हैं तो क्यों ना हम सलीके से इन संस्कारों के द्वारा एक स्वस्थ तन, मन और आत्मा को इस दुनिया पे लाएं, अपना जीवन, उस बच्चे का जीवन और हमारी समाज का, हमारे राष्ट्र का एक सुंदर निर्माण करें। बिल्कुल। तो आज का ये एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण रहा, और जैसा कि डॉक्टर साहब हमने कहा था कि हम अपने विषय से जुड़े हुए 2 लोकगीत ज़रूर सुनाते हैं, तो आइए सुनते हैं सोहर। अब तो सोहर की जो बात है वो बेटी के जन्म पे भी सोहर गाया जाता है, वो गाया जाना चाहिए। पहले ऐसी परंपरा थी कि बेटे के जन्म में सोहर गाया जाता था, लेकिन आज बेटा बेटी सब एक समान है, मिशन शक्ति का ज़माना है, और हम सब मिल करके बेटा और बेटी दोनों के लिए सोहर गाते हैं। तो आइए सुनते हैं ये सोहर, जिसमें जच्चा कह रही है कि सास रस बेनिया डुलावें, ननद मुख चूमे हो, एहो सैया मोरे लेवे बलैया, बलैया नीक लागे। सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी याद करती कि हमारी माँ होती तो ऐसा करती, हमारी भाभी होती तो ऐसा करती, हमारी दीदी होती, बहन तो ऐसा करती। और उसके मन की बातें हैं और किस तरह से घर में बधाई गुजरे हैं। तो आइए सुनते हैं ये लोग। सास रस बेनिया डोलावे, ननद मुख चूमई, ननद मुख चूमई हो। सास रस बेनिया डोलावे, ननद मुख चूमई, ननद मुख चूमई हो। एहो सैया मोरे, हाँ एहो बलमा मोरे, लेवै बलैया, बलैया नीक लागे, बलैया नीक लागे हो। आपन अम्मा जो होती बेदन घर लेती, बेदन घर लेती न हो। आपन अम्मा जो होती बेदन घर लेती, बेदन घर लेती न हो। एहो सैया जी के, हाँ एहो बलमा जी के, अम्मा नीर मोहिया, अरे हो रिल करे, ललन लालन करे हो। सास रस बेनिया डोलावे, ननद मुख चूमई, ननद मुख चूमई हो। एहो सैया मोरे, हाँ एहो बलमा मोरे, लेवै बलैया, बलैया नीक लागे, बलैया नीक लागे हो।
आपन बहिनी जो होती बेदन हर लेती बेदन हर लेती न हो। आपन बहिनी जो होती बेदन हर लेती बेदन हर लेती न हो। एहो सैया जी के हाँ एहो बलमा जी की बहिनी नीर मोहिया अरे भतीज भतीज करे ललन लालन करे हो। सास रस बेनिया डोलावे ननद मुख चुमई ननद मुख चुमई हो। एहो सैया मोरे हाँ एहो बलमा मोरे लेबै बलैया बलैया नीक लागे बलैया नीक लागे हो। भोर होत पाँव फाटे होरी लवा जनम ले होरी लवा जनम ले हो। भोर होत पाँव फाटे होरी लवा जनम ले होरी लवा जनम ले हो। एहो बाजे लागे हाँ एहो बाजे लागे मंगल बधैया महलिया उठे सोहर महलिया उठे सोहर महलिया उठे सोहर हो। राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा। राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा। जन्म ललनवा रे जन्मे ललनवा जन्म ललनवा हो जन्मे ललनवा। राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा। राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा। रानी कौशल्या मन ही मन बिहसे रानी कौशल्या मन ही मन बिहसे मन ही मन बिहसे मन ही मन बिहसे। रानी कौशल्या मन ही मन बिहसे जुग 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 जीवे ललनवा आज जन्मे ललनवा। जुग जुग जीवे ललनवा आज जन्मे ललनवा। मांगे मांगे ननद रानी कंगना लालन की बधैया। मांगे ननद रानी कंगना लालन की बधैया। दे दो भाभी रानी कंगना लालन की बधैया। दे दो भाभी रानी कंगना लालन की बधैया। सासु जो आवे चेरुआ चढ़ावे सासु जो आवे चेरुआ चढ़ावे। चेरुआ चढ़ावे वो तो चेरुआ चढ़ावे। सासु जो आवे चेरुआ चढ़ावे अंगना मठाड़
दोस्तों, हमारा आज का ये एपिसोड 16 संस्कारों में चौथा संस्कार जात कर्म, यानी कि बच्चे के जन्म के समय जो संस्कार किया जाता है, जात कर्म संस्कार, ये एपिसोड था। और हमने बहुत सारी बातें की। हमारे साथ आज स्टूडियो में डॉक्टर गरिमा चौधरी जी इसमें शामिल रहीं और प्रोफेसर नीतू सिंह जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण बात जो हमारी आज की पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, रेडियो जयघोष के ज़रिए आपने ये बात उन तक पहुंचाई। तो देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो जयघोष। और अब इजाज़त दीजिए कल्चर दीदी को, कुसुम वर्मा को। नमस्कार। नमस्कार। जय हो।